दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग में आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कल मैंने जो IRFC के ऊपर वीडियो बनाया था वो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा रहेगा। आज है दोस्तों 23 अगस्त और अभी सुबह 11 साढ़े 11 बजे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके 2-3 रीजंस है, एक रीजंस की तरफ आते हैं। दोस्तों मार्केट सुबह 9 बजे खुलता है, 9 से 9:15 बजे तक प्री ओपन सेशन चालू रहता है। 9 से 9:07 तक प्री ओपन में रेट ऊपर नीचे होता है। उसमें मैं कुछ मेरे जो पसंदीदा स्टॉक है, जो शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक है, उसका मैं एनालिसिस करता हूँ और उसमें जो मुझे मोमेंटम वाला स्टॉक दिखता है दोस्तों वो मैं मेरे ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदता हूँ। दोस्तों ये जो टॉपिक है प्री ओपन में मैं क्या देखता हूँ, कैसे देखता हूँ, वॉल्यूम कैसे एनालिसिस करता हूँ, इसका अपने 2-3 सब्सक्राइबर्स ने भी मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इसके बारे में थोड़ा आप हमको बताइए। तो ये हफ्ते में मैं उसके ऊपर भी सोच रहा हूँ कि कैसा वीडियो हम उसके ऊपर एक बना सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस में मुझे 2 शेयर्स ऐसे दिखे, एक है कोल इंडिया और दूसरा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, कि जिसमें प्री ओपन में थोड़ा मोमेंटम दिखता है, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है मार्केट इधर फ्लैट रह रहा है पिछले 2-3 दिन या नीचे विद निगेटिव बायर्स मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये 2 शेयर्स भी प्री ओपन में अच्छा दिखाता है, वॉल्यूम अच्छा दिखाता है, लेकिन बाद में सेलिंग प्रेशर आके थोड़ा सा नीचे या फ्लैट क्लोज हो रहा है और फ्लैट ट्रेड हो रहा है। लेकिन ये जो प्री ओपन का जो दोस्तों मूवमेंट है वो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एंड कोल इंडिया के बारे में अभी हम बात करेंगे। इसमें 75% ऑफ द टाइम पावर ग्रिड के बारे में बात करेंगे और 25% कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले अपना इंडिया का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ, कंट्री की GDP की ग्रोथ और जो पावर जनरेशन है, अवेलेबल पावर, ये दोनों चीज़ें दोस्तों हाथ में हाथ मिला के चलती है। इंग्लिश में जैसा बोलते हैं गोज हैंड इन हैंड, मतलब जैसा पावर बढ़ेगा वैसा इकोनॉमी भी बढ़ेगा, वैसा GDP भी बढ़ेगा। और GDP और इकोनॉमी के बढ़ने के लिए पावर का होना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है अभी अपना जो इकोनॉमी है दैट इज़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी अपना इकोनॉमी का साइज इज़ $3.75 ट्रिलियन। इसके साथ में दोस्तों अपना जो कंट्री का टारगेट है वो टारगेट इज़ टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय ईयर 2027। एंड नॉट ओनली आवर गवर्नमेंट बट IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके जो रिपोर्ट्स है हाल ही के, एज पर देम ऑल्सो इंडिया हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ बिकमिंग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय ईयर 2027। एज ऑफ नाउ दोस्तों USA जो है वो नंबर 1 पे है, उनका 27 ट्रिलियन का उनका इकोनॉमी है USD। चाइना दूसरे नंबर पे है 19.4 ट्रिलियन USD। उसके बाद में जापान आता है 4.41, उसके बाद में जर्मनी आता है 4.3। और दोस्तों किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए और इंडिविजुअल के लिए भी दोस्तों ग्रो करने के लिए फाइनेंस मतलब पैसा, मॉनेटरी पावर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो दोस्तों वो मामले में हम लोग ऑलरेडी इंडिपेंडेंट एंड बहुत स्ट्रांग है। तो देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू बिलीव कि 2027 में वाई इंडिया कैन नॉट बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी दोस्तों इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। एक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट के जो स्ट्रेटजीज है, जो पॉलिसीज़ है, जो डेवलपमेंटल मेजर्स है, दोज हैव टू बी इन लाइन विद द टारगेट। वो एज ऑफ नो हमको दिखते हैं। अपना दोस्तों जो मेक इन इंडिया का जो पॉलिसी है वो जोरों पे है। तो गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो एज ऑफ नाउ टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, रेल नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि अभी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। लेकिन दोस्तों जैसे अपने शरीर के लिए आत्मा, और वी कैन ऑल्सो से कि अपना ब्लड सर्कुलेशन जितना इम्पोर्टेंट है, तो अभी ये जो सब हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, रोड्स, ब्रिजेस, रेल नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी, उसका जो आत्मा है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है दोस्तों, वो है पावर, वो है इलेक्ट्रिसिटी। वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना कंट्री का ग्रोथ फास्टर होगा। तो दोस्तों किसी भी कंट्री का ग्रोथ होने के लिए कितना पावर जनरेशन हो रहा है और कितना पावर कंज्यूम हो रहा है,
दिस फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसके लिए जो पावर है, उसका ग्रोथ भी, उसके प्रोडक्शन के इंक्रीज में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। सो दोस्तों, अगले 4-5 साल में ये पावर जनरेशन है, दैट पावर जनरेशन इज गोइंग टू बी ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। एज ऑफ नाउ भी इम्पॉर्टेंट है, एज ऑफ नाउ भी उसमें ग्रोथ है, लेकिन आगे जाके जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है अपने जीडीपी में, अपने इकोनॉमी में, अपने इंडस्ट्रीज़ में, अपने मैन्युफैक्चरिंग में, अपने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, अपने फाइनेंस सेक्टर में, उसके पीछे दोस्तों जब तक पावर सेक्टर का ग्रोथ, पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन, इसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं होता है, तब तक ये होगा नहीं। तो पहले पावर का ग्रोथ होगा, उसके बाद में ये जो बाकी जो सब सेक्टर्स है उनका ग्रोथ होगा, ये मेरा मानना है। सो दोस्तों, ये बढ़ती मांग के लिए पावर का जनरेशन बढ़ेगा तो पावर कंपनीज भी अच्छा करेंगे आगे जाके। और दोस्तों, पावर जनरेशन बढ़ेगा तो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको पावर ट्रांसमिशन बोलते हैं, दैट ट्रांसमिशन ऑल्सो विल इंक्रीज। क्योंकि पावर स्टोरेज करना पुराने ज़माने में तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी बैटरी में उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज का इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। तो जैसे पावर जनरेशन होगा, उसका ट्रांसमिशन करना और उसको कंज्यूम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, इधर ही हम लोग जो पावर ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं, पावर ग्रिड इज़ अ पावर ट्रांसमिशन कंपनी। तो इसीलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आगे के 3 से 4 से 5 साल ये पावर ग्रिड जो कंपनी है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अभी कंपनी के बारे में भी हम लोग 1-2 मिनट में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अपना जो कंट्री का जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो ड्रीम है, उसको फुलफिल करने में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन सबसे बेहतरीन काम करेगा, सबसे बेहतरीन कंपनी का परफॉर्मेंस होगा। और हम लोग दोस्तों शेयर मार्केट में है, तो अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो अगर हमारे पास पावर ग्रिड के शेयर्स है, तो अपना फ़ायदा भी इसमें अच्छा होगा, तगड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपना हमेशा का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये मेरा एनालिसिस इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। कौन से शेयर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब खरीदना है, कितने टाइम तक उसको होल्ड करना है, कब उसको बेचना है, कितना अमाउंट डालना है, पैसा आपका है। तो दोस्तों, ये डिसीजन भी आपको खुद को लेना है अपना नॉलेज यूज़ करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पावर का कंजम्पशन बढ़ने वाला है, पावर का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाला है, तो एक सवाल अपने माइंड में ये भी आएगा कि फिर पावर ट्रांसमिशन ही क्यों? जो पावर जनरेशन कंपनीज है वो कंपनीज भी अच्छा करेंगे, फिर जो पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कंपनीज भी अच्छा करेंगे। दोस्तों, आपकी बात, अगर ये डाउट, ये क्वेश्चन अपने माइंड में आया है, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। दोस्तों, डेफिनेटली वो जो कंपनीज है वो कंपनीज भी अच्छे करेंगे, लेकिन वो कंपनी का जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो उनके फिनेंशियल्स में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, और पावर ग्रिड को बेनिफिट जल्दी कैसे होगा, ये अभी हम लोग दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, पावर जनरेशन हो या पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, उनको उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनका इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाने पड़ेगा। इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सब्सटेंशियल कैपिटल लगेगा। दैट कैपिटल कैन बी ओन बाय वे ऑफ इक्विटी और बाय वे ऑफ डेट। डेट ज़्यादा रहेगा, इंटरेस्ट बर्डन रहेगा। उसके बाद में दोस्तों जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको रैंप अप करना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए दोस्तों जो पावर प्लांट्स होते हैं या पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको नया प्लांट खड़ा करने के लिए या एग्जिस्टिंग प्लांट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है। जेस्टेशन पीरियड जो उनका है मैन्युफैक्चरिंग का, एंड ऑल्सो टू ब्रेक इवन, उसका दोस्तों जो पीरियड है वो लंबा होता है। इसीलिए ये कंपनीज को फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा। अगर अपने पास ऐसा कोई शेयर है, डेफिनेटली उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उनका जो बेनिफिट है दोस्तों वो फिनेंशियल नंबर्स में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, स्टैंडर्ड वक्त ही लगेगा। लेकिन ट्रांसमिशन बिजनेस में जो कंपनीज है उनका इंस्टॉल कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और उनको उनका इंस्टॉल कैपेसिटी रैंप अप करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो दोस्तों, ये जो ट्रांसमिशन करने वाली जो कंपनीज है उनको इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि उनका मेन बिजनेस ही ट्रांसमिशन है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रांसफ़र करेंगे, उतना उनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू बढ़ने वाला है, क्योंकि उनका रेवेन्यू इज़ मेनली एंड सोलली डिपेंडेंट ऑन पावर ट्रांसमिशन। तो इसीलिए जितना ज़्यादा पावर का डिमांड बढ़ेगा उतना ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा, जितना पावर का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा उतना ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा,
जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा ऑलरेडी ट्रांसमिशन में उनको पावर ग्रिड जैसे कंपनीज को बेनिफिट आना चालू होगा। तो चलिए अभी 2 मिनट में एक पावर ग्रिड का ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। दोस्तों हाल ही में पावर ग्रिड ने 1:3 का बोनस डिक्लेयर किया था और उनका जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस हुआ Q1 का वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थे, ऐसा मार्केट को लगा, इसीलिए शेयर में हमने थोड़ा सा डाउनफॉल देखा। जब ये बोनस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तभी ऑलमोस्ट 265 267 के लेवल के आसपास जो शेयर था वो बोनस का अनाउंस होने के बाद और रिजल्ट्स आने के बाद दोस्तों 230 235 240 के लेवल पे आके अभी रेट उसका स्टेबल है और अभी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास दोस्तों 248 249 के लेवल पे स्टॉक का भाव स्टेबल है। एज ऑफ नाउ 240 और 260 के रेंज में स्टॉक का भाव मूव हो रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने शुरू में बोला मतलब 9 से 9:07 तक दोस्तों इसका जो रेट है वो रेट का जो फ्लक्चुएशन है वो 250 प्लस हो रहा है, लेकिन ओपन होने के बाद सेलिंग प्रेशर आ रहा है और सेलिंग प्रेशर आने के बाद यही जो रेंज है 248 249 ये रेट पे वो स्टेबल होके हर दिन उसका ट्रेडिंग अभी हो रहा है। पावर ग्रिड के दोस्तों शेयर के बारे में अगर बात करेंगे तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 1,72,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। उनका जून का मतलब करंट ईयर का अगर Q1 के अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो 11,000 करोड़ रुपए का उनका रेवेन्यू था। मोर और लेस जो पिछला साल का उनका जो रेवेन्यू था ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। नेट प्रॉफिट 3,600 करोड़ रुपए का है जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। पिछले क्वार्टर 3,805 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो कम होके 3,602 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, इसीलिए उसका नेगेटिव इफेक्ट दोस्तों हमने स्टॉक के प्राइस में भी दिखा। अभी ये जो 1:3 का जो दोस्तों बोनस है उसका जो एक्स डेट है वो 12 सितंबर है, मतलब अगले महीने के 11 सितंबर तक जिनके डीमैट अकाउंट में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के शेयर्स हैं उनको ये 1:3 का बोनस मिलेगा। मतलब अगर आपके पास 3 शेयर है तो आपको 1 शेयर बोनस मिलेगा। किसी ने मुझे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसके ऊपर एक अच्छा कमेंट पूछा कि अगर एक ही शेयर रहेगा तो हमको क्या मिलेगा। तो दोस्तों आज का जो अपना कमेंट शाउट आउट का जो सेक्शन है उसमें मैंने वही कमेंट दिखाया है और उसका आंसर भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 11 सितंबर तक जिनके पास शेयर्स है उनको ये बोनस मिलेगा। अभी दोस्तों जितनी चीज़ें मतलब कॉर्पोरेट इवेंट या रिजल्ट्स पावर ग्रिड के स्टॉक में होनी थी उतनी हो चुकी है। अभी ट्रांसपेरेंसी है, मतलब अभी आगे के 3 महीने के लिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी देयर आर नो अननोन थिंग्स इन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन शेयर्स। दोस्तों कोई भी शेयर खरीदी करने के लिए ये ट्रांसपेरेंसी और ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी न्यूज़ है, खराब रिजल्ट हो या अच्छा रिजल्ट हो, डिविडेंड हो, बोनस हो, अभी का जो रेट है दोस्तों उसमें ऑल दोज पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स आर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। तो यहाँ से मुझे अभी डाउनफॉल जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के शेयर में वो थोड़ा कम दिखता है। नो डाउट अगर मार्केट सडनली बहुत ही नीचे आया ऑल शेयर्स विल कम डाउन, पावर ग्रिड ऑल्सो वोंट बी अ एक्सेप्शन। लेकिन दोस्तों ये पावर ग्रिड के बारे में जो बात हम लोग कर रहे हैं वो 2027 का होराइजन तक हम लोग बात कर रहे हैं कि आज खरीदी किया और तब तक अगर किसी ने रखा तो उसको एक्सपोनेंशियल फ़ायदा होगा। आपने RBNL के वीडियो में कमेंट शाउट आउट में मैंने दूसरा और तीसरा कमेंट जो दिखाया था उसमें आप देख सकते हो कि लंबे समय के लिए होल्ड करने से शेयर में कितना एक्सपोनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए वापस पावर ग्रिड की तरफ आते हैं। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी भी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये जो डाउनफॉल है वो डाउनफॉल निगेटिव है। एज ऑफ नाउ शेयर इज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 240 टू 250। तो दोस्तों जैसे हमने बात की कि मेरे हिसाब से ट्रांसमिशन का जो बिजनेस है उसमें ये जो ग्रोथ इन इकोनॉमी है, ये जो ग्रोथ इन GDP है, इसका बेनिफिट सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन वाले कंपनीज को मिलेगा। वो दोस्तों क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा उसके पीछे अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, पावर कंजम्पशन का क्या पैटर्न है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों एज पर वन एनालिसिस आगे के 5 साल में जो अपना इंडिया का पावर कंजम्पशन है वो 7.2% से बढ़ने वाला है, ऐसा एक अनुमान है। और 2030 तक अपने जो पावर मिनिस्टर्स है उन्होंने बोला है कि अपना पावर का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 717 गीगावाट तक चला जाएगा। और ये जो अगले के जो 5 साल है उसमें जो 7.2% का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो एज ऑफ नाउ दोस्तों 4% पे है, मतलब 4 से 7.2% होने वाला है। एंड ऑन अदर हैंड
power grid already has its install capacity to take care of transmission of this higher electricity। मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमने बात की थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर समझो इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाना हो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना हो, तो सब्सटेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और उसको थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन पावर ग्रिड के पास all those facilities, all those ways and means and that install base is already available। तो इसीलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आगे के 4 से 5 साल तक अगर कोई ये शेयर लेके होल्ड करता है, समझो यही रेंज में वो घूमता रहा 240, 250, 260, धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर समझो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है तो 11 सितंबर को इसका एक्स डेट है। तो एक्स डेट होने के बाद जब भी वो एक्स बोनस होगा शेयर, तभी नेचुरली शेयर का भाव एडजस्ट होगा। तो वो एडजस्ट होने के बाद भी इसको खरीद सकते हैं। मतलब एज ऑफ नाउ भी उसको थोड़ा खरीद सकते हैं। समझो किसी को 100 शेयर खरीदने हैं, एज ऑफ नाउ 60 शेयर खरीदिए, बोनस मिलेगा, एक्स बोनस के बाद रेट कम होगा तो बैलेंस शेयर एक्स बोनस होने के बाद खरीदिए। मतलब अभी 60 आपके पास है, 60 के ऊपर जो आपको बोनस मिलेगा, समझो 20 शेयर बोनस है, 80 शेयर हो जाएंगे और 20 शेयर फिर एक्स बोनस होने के बाद लेना। दिस कैन बी अ स्ट्रेटेजी जिनको 100 शेयर्स बाय करने हैं। एंड दिस ऑल्सो कैन बी मल्टीप्लाइड कि समझो किसी को 200 खरीदने हैं, किसी को 300 खरीदने हैं, किसी को ज़्यादा खरीदने हैं। तो दोस्तों यही स्ट्रेटेजी में इसको एक्यूमुलेट हम लोग कर सकते हैं। और जिनके पास एग्जिस्टिंग, इफ एनीवन इज ऑलरेडी होल्डिंग, तो होल्ड करने में हर्ज नहीं है। लंबे समय के लिए इसको होल्ड कीजिएगा क्योंकि आगे के 5 साल में भी हो सकता है और एक बार बोनस आए। डिविडेंड यील्ड भी इसका सब्सटेंशियल है, तगड़ा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू बैंक इंटरेस्ट रेट इसका डिविडेंड यील्ड है, जस्ट लाइक कोल इंडिया। अभी कोल इंडिया की तरफ भी हम लोग आएंगे और 2 मिनट उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये शेयर एक्यूमुलेट कर सकते हैं और एक्यूमुलेट करके ट्रेडिंग के लिए इसको नहीं लेना है, इसको लंबे समय के लिए होल्ड करना है। दिस शेयर हैज़ पोटेंशियल टू बिकम अ मल्टी बैगर इन नेक्स्ट 4 to 5 years, ये मेरा मानना है। दोस्तों और एक चीज़ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में, स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है, वो स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है वो पिछले 1 महीने में 1.27% से खाली बढ़ा है। और अगर पिछले 12 महीने की हम लोग बात करेंगे तो 8.35% का सिर्फ इसमें रिटर्न आया है। मतलब स्टॉक इज मूविंग ओनली इन अ लिमिटेड रेंज, मतलब इसका डाउन साइड भी लिमिटेड है और एज ऑफ नाउ हो सकता है कि आगे का 6 महीने से 1 साल इसका अपसाइड भी थोड़ा लिमिटेड रहेगा। लेकिन दोस्तों जब भी ब्रेकआउट आएगा तभी वो ब्रेकआउट सब्सटेंशियल आएगा। इसका दोस्तों जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी 67 के आसपास है। नॉर्मली ये इंडेक्स के बारे में ऐसा बोलते हैं कि 30 रहेगा समझो इंडेक्स, तो ऐसा बोलते हैं कि द स्टॉक इज इन द ओवरसोल्ड कैटेगरी, और 70 रहेगा तो ऐसा बोलते हैं कि स्टॉक इज इन द ओवरबॉट कैटेगरी। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों इसमें बेस्ड ऑन RSI ऑल्सो देयर इज सम स्कोप कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस जो है 260, 270, 280 तक इन नियर फ्यूचर जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ नियर फ्यूचर है, लंबे समय के लिए जाएंगे तो स्काई इज द लिमिट। तो चलिए अभी कोल इंडिया की तरफ आते हैं। अभी दोस्तों आते हैं कोल इंडिया की तरफ। कोल इंडिया क्या करता है? कोल का प्रोडक्शन करता है। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। तो दोस्तों फॉसिल फ्यूल जो है उसका इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस। तो दोस्तों कोल इंडिया इज ऑल्सो इन अ स्वीट स्पॉट। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पिछले 1-2 महीने के उनके जो मैन्युफैक्चरिंग के जो फिगर्स थे, वो मैन्युफैक्चरिंग के फिगर्स उसमें कोल इंडिया ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की हुई है। तो दोस्तों यही जो ग्रोथ है वो कोल इंडिया के नंबर्स में दिखेंगे इन Q2 एंड Q3 रिजल्ट। एज ऑफ नाउ 231 का रेट है। अभी हाल ही में 4-4.5 रुपये का डिविडेंड था, एक्स डिविडेंड हो चुका है। कम डिविडेंड भी 231, 233 के आसपास था। एक्स डिविडेंड हुआ 3-4 रुपया नीचे चला गया। 2 दिन पहले मार्केट नीचे था तो 227 के आसपास आया, अभी वापस 231 के रेंज में शेयर आया है। शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने पावर ग्रिड के बारे में बोला कि इसको लंबे समय के लिए होल्ड करना है, वैसे दोस्तों कोल इंडिया को छोटे समय के लिए ही, शॉर्ट टर्म के लिए ही होल्ड करना है। क्योंकि बीइंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कंपनी, इसका जो ग्रोथ है दोस्तों, इसका मतलब स्टॉक प्राइस में जो इंक्रीज होगा वो एज कम्पेयर टू पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इसमें कम होगा। एंड दिस शेयर विल मूव इन द रेंज ऑफ 220 to 250, 260, ये मेरा मानना है। जिनको डिविडेंड में इंटरेस्ट है वो इसको लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अभी दोस्तों एक ही वीडियो में पावर ग्रिड और कोल इंडिया मैंने इसलिए चुना
क्योंकि ट्रांसमिशन का जो फ्यूचर है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का फ्यूचर वो बहुत ब्राइट है, वो बहुत बुलिश है। लेकिन अगर पावर जनरेट ही नहीं होगा तो ट्रांसमिशन कहाँ से होगा? और पावर जनरेशन के लिए एज ऑफ नो ऑल्सो अपना मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉसिल फ्यूल एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द कोल। तो इसीलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कोल इंडिया भी अच्छा करेगा। कोल इंडिया पावर ग्रिड एज ऑफ नाउ विल गो हैंड इन हैंड, लेकिन कोल इंडिया लंबे समय के लिए नहीं। जिनका डिविडेंड में इंटरेस्ट है वो इसको लंबे समय तक रख सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज पर योर फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड एज पर योर ओन जजमेंट। लेकिन ये शेयर मेरे हिसाब से दोस्तों 220 और 260 के रेंज में घूमते रहेगा। नीचे आएगा 220 230 के लेवल पे एक्यूमुलेट कीजिए, 245 250 के ऊपर वापस बेचिए, थोड़ा देर रुकिए, नीचे आएगा वापस लीजिए। इसमें दोस्तों ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पावर ग्रिड में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जितना लंबा इसको रखेंगे उतना लंबा और उतना तगड़ा इसमें फ़ायदा होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले पैसा आपका है तो क्या करना है इसका डिसीजन भी आपको खुद को लेना है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। पावर ग्रिड में क्या हम लोग कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, एंड ऑल्सो ऑन कोल इंडिया। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। कमेंट शाउट आउट सेक्शन मिस मत करना, वहाँ पे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं जिससे अपना नॉलेज भी बढ़ेगा और हमको कुछ एडिशनल ज्ञान प्राप्ति भी होगी। मेरा दोस्तों ये प्रयास रहता है कि मैं ऐसे ही कमेंट वहाँ पे दिखाऊं कमेंट शाउट आउट में, तो कमेंट शाउट आउट भी देखिएगा। और ये हफ्ते में जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि मैं क्या रूल्स यूज़ करता हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है, मैं कैसे शेयर आइडेंटिफाई करता हूँ, उसमें मैं क्या देखता हूँ, ट्रेडिंग के लिए क्या देखता हूँ और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या देखता हूँ और कैसे देखता हूँ, इसके ऊपर दोस्तों मेरा काम चालू है वीडियो बनाने के ऊपर। तो जैसे ही वो डेटा कंपाइल होगा आगे के 1 से 2 हफ्ते में वो वीडियो भी आएगा, देखना ज़रूर, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले बेस्ट विशेस टू इसरो। आप भी वीडियो में कमेंट करके इसरो को बेस्ट विशेस देना। आज अपना जो विक्रम लैंडर है वो मून पे लैंड करने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, cheer up ISRO, and all the best for the moon mission. So thank you very much. See you in next video.